अब हमारी कक्षा में हम पढ़ेंगे आईपीसी के महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो सबसे इसमें पहला क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे कि ये पूछ रहा है कि चोरी की परिभाषा कौन से सेक्शन के अंतर्गत दे रखी है। तो चोरी की वो परिभाषित कर रखा है सेक्शन 378 के अंतर्गत, और इसका पनिशमेंट कौन से सेक्शन में दे रखा है 379 के अंतर्गत। अब ये बताता है कि इसमें एक प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम है कि क्या को राजमार्ग पर एक अंगूठी पड़ी हुई मिलती है, वह उसे उठा लेता है और अपने काम में उसको ले लेता है। क्या कै ने चोरी का अपराध किया? तो इसमें आता है कै ने यहाँ पे चोरी का अपराध नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि राजमार्ग पर जो अंगूठी पड़ी हुई थी वह किसी व्यक्ति के कब्जे के अंतर्गत नहीं थी, और चोरी के अपराध का आवश्यक तत्व होता है कि किसी व्यक्ति के कब्जे से उसकी सहमति के बिना। तो अब यह कब्जे में नहीं होने के कारण चोरी की विषय वस्तु नहीं हो सकती। तो कै ने यहाँ क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन यानी कि आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध कारित किया है। अब हम इसमें पढ़ते हैं कि चोरी क्या है। तो चोरी की जो परिभाषा है उसके अंतर्गत दे रखा है किसी व्यक्ति के कब्जे से, उस व्यक्ति के कब्जे से उसकी सम्मति के बिना कोई जंगम संपत्ति मूवेबल प्रॉपर्टी बेईमानी से लेने का आशय रखते हुए हटाना, सेपरेट करना चोरी की जो परिभाषा है उस चोरी की परिभाषा के अंतर्गत आ जाता है। अब एक इसमें प्रॉब्लम आई है कि कै अपने आप को खे बताते हुए, जबकि वास्तव में वह खे नहीं है, गै के साथ छल करता है। क्या कै ने अपराध किया? और हाँ, तो कै ने कौन सा अपराध किया? तो इस प्रश्न के अंतर्गत कै ने क्या अपराध किया? तो कै ने अपराध तो किया है। तो कै ने कौन सा अपराध किया है? चीटिंग बाय द पर्सोनेशन यानी कि प्रतिरूपण के द्वारा छल का जो अपराध है, उस प्रतिरूपण के द्वारा छल का जो अपराध है वो यहाँ पे कै ने किया है। अब इसमें सेक्शन 494 की क्वेश्चन है कि सेक्शन 494 में क्या दे रखा है। तो सेक्शन 494 में दी विवाह को बाईगैमी को परिभाषित कर रखा है, और इसकी परिभाषा दे रखी है कि पति या पत्नी के जीवन काल के अंतर्गत यदि कोई पति है तो किसी अन्य महिला के साथ, तो पत्नी है तो वह किसी अन्य पुरुष के साथ अगर विवाह कर लेती है तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत ऐसा विवाह होगा वह शून्य विवाह होगा। अब क्वेश्चन है कि क्या जारकर्म अपराध है? तो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जारकर्म अपराध है। कौन सी धारा में परिभाषित है? धारा 497 में। और जारकर्म क्या है? तो किसी अन्य पुरुष की पत्नी के साथ, अर्थात किसी विवाहिता स्त्री के साथ, उस पुरुष की सहमति के बिना, अर्थात उसके पति की सहमति के बिना इंटरकोर्स करना, जो रेप की परिभाषा में नहीं आता है, क्या कहलाएगा? जारकर्म का अपराध कहलाएगा। तो यह जारकर्म है। अब क्वेश्चन है क्रूअल्टी को किस में परिभाषित किया गया है, और क्रूअल्टी को कौन से चैप्टर के अधीन रखा गया है। तो क्रूअल्टी को परिभाषित किया गया है 498A के अंतर्गत, और इसका चैप्टर हो गया कौन सा? 20A। मानहानि का अपराध कौन सी धारा में दिया हुआ है? धारा 499 के अंतर्गत। अब क्वेश्चन आता है मानहानि के अपवाद कितने हैं। अब इसके अपवादों की संख्या कितनी हो गई? 10। प्रश्न आता है कि किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर विधिपूर्ण प्राधिकार रखने वाले व्यक्ति द्वारा की गई परिनिंदा कौन से अपवाद में आती है? तो 7वां जो अपवाद है तो 7वें अपवाद के अंतर्गत यह आती है। अब इसमें क्वेश्चन आता है कै है वह खे को सिविल वाद चलाने से रोकने के लिए उत्प्रेरित करता है, और खे के घर को जलाने की क्या दे देता है? धमकी। यहाँ क्या कै ने अपराध किया? तो आंसर क्या है? कै ने अपराध किया। अब कौन सा अपराध किया? तो कै ने आपराधिक अभित्रास का अपराध किया है। क्वेश्चन है क्या किसी अपराध को करना, प्रयत्न करना उसका दंडनीय अपराध है? तो आंसर है वह दंडनीय है। कौन सी धारा के अंतर्गत? धारा 511 के
अंतर्गत। अब आता है निजी सुरक्षा के अंतर्गत क्या हम निजी सुरक्षा के अधिकार का प्रयोग किसी व्यक्ति से बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए कर सकते हैं क्या? तो इसमें आंसर आता है कि निजी सुरक्षा के अधिकार का प्रयोग हम केवल सुरक्षा के लिए कर सकते हैं, किसी से बदला लेने के लिए नहीं कर सकते हैं। इसमें केस लॉ भी है, राजेश कुमार बनाम धर्मवीर 1997 सुप्रीम कोर्ट, इसमें यह बताया गया है। अब क्वेश्चन आता है निजी सुरक्षा का अधिकार क्या ऐसे व्यक्ति को उपलब्ध होता है जो स्वयं आक्रमण करता है, अर्थात जो आक्रमण करने वाला है? तो इसका आंसर आता है निजी सुरक्षा का अधिकार आक्रमणकर्ता को उपलब्ध नहीं होता। केस लॉ कौन सी है? तो इसके अंतर्गत केस लॉ है कश्मीरी लाल बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 1997 सुप्रीम कोर्ट। इसके अंतर्गत है कि निजी जो ऐसा व्यक्ति है उसको जो कि है कि वह किसी प्रकार से अपनी प्राइवेट सुरक्षा करने का जो अधिकार है वह उसको प्राप्त नहीं है। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम सोमनाथ थापा 1996 सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार 120A के अंतर्गत आपराधिक षड्यंत्र को सिद्ध करने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसके अंतर्गत आंसर आएगा ऐसे मामलों में दोष सिद्धि को के लिए किसी अवैध कार्य को करना, इल्लीगल जो वर्क है उस इल्लीगल वर्क को करना या लीगल वर्क को इल्लीगल तरीके से किया जाना, इसके लिए क्या है आवश्यक। अब क्वेश्चन आता है कि क्या सेक्शन 309 असंवैधानिक है? आंसर आता है सेक्शन 309 असंवैधानिक नहीं है। क्यों? क्योंकि संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 21 के अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो जीने के अधिकार में मरने का अधिकार सम्मिलित नहीं है। ज्ञान कौर बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 1996 सुप्रीम कोर्ट। अब क्वेश्चन आता है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, उस अधिनियम के द्वारा आईपीसी के अंतर्गत कौन सी धारा को जोड़ा गया? तो धारा 29A में क्या दिया गया है? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। और अब इसमें आता है कि राजीव गांधी हत्याकांड के नाम से कौन सा मामला जाना जाता है? तो इसमें आंसर है स्टेट ऑफ तमिलनाडु बनाम नलिनी और अन्य 1999 सुप्रीम कोर्ट। एक क्वेश्चन इसमें है निजी सुरक्षा के अधिकार को साबित करने का भार, बर्डन ऑफ जो प्रूफ है वो किस पर होगा? तो निजी सुरक्षा के अधिकार को साबित करने का भार अभियुक्त पर होता है। रिजान वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का केस है 2003 सुप्रीम कोर्ट का। अब इसमें है मृत्युदंड को कब दिया जाना चाहिए? तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामला, जो बिरले से बिरलेतम जो केस है उस केस के अंतर्गत ही जो कि है कि वह मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। सुभाष कुमार बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र AIR 2003 सुप्रीम कोर्ट। इस केस के अंतर्गत दिखाया गया था, वर्णित किया गया था कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जो कोई केस है उस केस के अंतर्गत ही हम किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दे सकते हैं। कस्टडियल अगर किसी व्यक्ति की डेथ है, अभिरक्षा के अंतर्गत किसी व्यक्ति की मृत्यु है, तो उसमें इनोसेंसी यानी निर्दोषिता साबित करने का भार किस पर है? तो कस्टोडियल डेथ के मामले में निर्दोषिता साबित करने का भार पुलिस अधिकारी पर होना चाहिए। केस लो कौन सा है? शकीला अब्दुल गफ्फार खान बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र AIR 2003 सुप्रीम कोर्ट। अब क्वेश्चन आता है विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण के मामलों में अवयस्क की सहमति का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसमें आंसर आता है कि विधिपूर्ण संरक्षण में जो अवयस्क है उस अवयस्क की सहमति का कोई महत्व नहीं होता है। प्रकाश बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा 2004 ये इसमें केस हो गया। इसमें एक क्वेश्चन की बलात्कार के मामलों में क्या पूर्ण इंद्रिय प्रवेशन, फुल पेनिट्रेशन, कंप्लीट पेनिट्रेशन होना आवश्यक है?
तो इसके अंतर्गत है नहीं, जो रेप के मामले हैं, बलात्कार के मामले हैं, उनमें इंद्रिय प्रवेशन यानी कि केवल पेनिट्रेशन होना ही सफिशिएंट होता है। तो ये केस लॉ कौन सा है? अमन कुमार बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा 2004 सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया था। एक इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कूट रचना फोर्जरी के 2 आवश्यक तत्व बताइए। तो फोर्जरी के 2 आवश्यक तत्व हैं, सबसे पहला मिथ्या दस्तावेज का तैयार किया जाना, दूसरा है इसका आशय किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने का होना। केस लॉ है राम नारायण पोपली बनाम CBI AIR 2003 सुप्रीम कोर्ट 2748। इस केस के अंतर्गत ये डिसाइड किया था। तो आज की क्लास में हमने ऑब्जेक्टिव्स जो क्वेश्चन थे IPC के इम्पोर्टेंट, जो RJS एग्ज़ाम, JLO एग्ज़ाम, ABP एग्ज़ाम, इसके अलावा अदर हमारे जो कॉलेज लेक्चरर, तो इन सब में काम आने वाले क्वेश्चन हैं ये सब। तो आपने इनका अध्ययन किया। आगे की कक्षा में हम फिर भी वही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को पढ़ेंगे और मतलब एक बार पूरी तरह से कंप्लीट IPC को तो जो क्वेश्चंस के हैं वो अपन इसको स्टडी करेंगे। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। थैंक यू।